भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी सखियों को, सहेलियों को और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। कैसी हैं राजश्री? बिल्कुल बढ़िया। और आप कैसी हैं चंचल? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका नाम बहुत अच्छा है चंचल। ऐसे ही चंचल आप हैं भी या? देखिए मेरी हंसी ने ही बता दिया। अभी हंसता चेहरा सबको अच्छा लगता है और जो एक नटखटपन है, चंचलपन है, जो बच्चों में होता है, बच्चों की मासूमियत में होता है, वो अगर हर एक में हो ना तो हर चेहरा बहुत प्यारा लगने लगता है। जैसे आपका चेहरा मुझे इस वक्त बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा देखो, ऐसा है कि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है। वो गीत सुना होगा ना, दिल तो बच्चा है जी। और इस बच्चे को हमेशा एक जिंदा रखना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या लेकर आए हैं? भाई बच्चे हैं ना, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और बारिश आते ही बच्चे बड़े सभी को भुट्टा बड़ा पसंद होता है। तो भुट्टा खाने के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या फायदे हैं भुट्टा खाने से और क्या क्या नुकसान भी हैं। हाँ भाई, अति हर चीज की बुरी है। तो अगर आपने फायदा सोच के सिर्फ भुट्टा ही भुट्टा खाया तो वो भुट्टा फायदा नहीं, नुकसान ही देगा। बिल्कुल। और विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है आज, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और ज्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए ना? हाँ। आपको पसंद है बहुत मसाला? मैं भुट्टे को जोड़कर यही कहने वाली थी कि भुट्टा तो ठीक है, लेकिन भुट्टे पे थोड़ा मसाला, नींबू, नमक, मिर्च लगाया उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, वहां तक ठीक है। लेकिन उसको बहुत ज्यादा मसालेदार बना देंगे तो जो पौष्टिक खाना होता है वो भी आपके लिए अपचन वाला कारण बनेगा और नुकसान करेगा। तो क्या फायदा ज्यादा मसाला खाने से, है ना? तो भाई आज हम उस पे भी बात करेंगे कि ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। और आज मंगलवार है, तो गीत मंजरी का दिन है। और आज का विषय जल्दी बता। काली घटा, क्योंकि भाई बरसात का मौसम है और बादल उमड़ घुमड़ के जब आते हैं, काली काली घटाएं छाती हैं, वो बदरी जब आती है तो मन को बड़ा सुकून दे जाती है। और मन बहुत चंचल भी हो जाता है। और मन को सुकून देने के लिए पता है हम गाने भी सुन सकते हैं। हाँ जी, तो जवाब दीजिए कि आप पर इतना एतबार क्यों है? एतबार हो ही जाता है जब सामने वाला लगता है हमें, कई बार कहते हैं कि सिक्स सेंस होता है, वो हमें बताता है कि इस पर एतबार कर लेना चाहिए। और जब हम प्रोग्राम करते हैं तो एक दूसरे पर एतबार किए बिना प्रोग्राम कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल चंचल, भला हो भी क्यों नहीं भाई, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमसे कमिटेड हैं और हम आपसे कमिटेड हैं, है ना? तो आज विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है, 2 जुलाई है। और जो हमारे बहुत सुनने वाले श्रोता हैं, जो हमें रोज मैसेजेस लिखकर भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन्हीं में से एक जो नियमित श्रोता है उनका मैसेज आया। बड़ी अच्छी बात लिखी है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या खेल पत्रकार वे पेशेवर लोग होते हैं जो खेल की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाते हैं। वे खेलों से जुड़ी खबरों और घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों, कोच और टीमों का इंटरव्यू करते हैं, खेलों का विश्लेषण करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। खेल पत्रकार विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से खेलों की जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं। और देखिए, कुछ हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर हमें जो है वो मैसेज लिखकर भेजा है। तो मैं आपसे या हम दोनों मिलकर माफ़ी मांग लें कि आपका संदेश शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आज तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है, तो उससे संबंधित जो होगा वो हम ज़रूर शामिल करेंगे। अब देखिए, इनका मैसेज आया है कि आधुनिक खेल पत्रिका की मूल बातें तब से लेकर 1800 के दशक की शुरुआत तक समाचार में सामग्री दिखाई देने लगी। शुरुआत में घुड़दौड़ और मुक्केबाजी जैसे खेलों को छिटपुट रूप से कवर किया जाता था। कवरेज का ध्यान घटा पर कम और व्यापक सामाजिक संदर्भ पर अधिक होता था। उत्तर और दक्षिण के बीच घुड़दौड़ और अमेरिका और इंग्लैंड के बीच मुक्केबाजी मुकाबलों ने सामाजिक प्रमुख वर्ग से बहुत रुचि पैदा की। 19वीं सदी की शुरुआत में लोकप्रिय ब्रिटिश खेल लेखक पियर्स एगन ने पुरस्कार लड़ाई के लिए एक विशेष के रूप में द स्वीट साइंस शब्द गढ़ा। आप देखिए, थोड़ी ही दिनों में 26 जुलाई से जो है वो ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। तो सारे खेल जो पत्रकार होंगे विश्व के वो वहाँ एकत्रित होंगे और तब सारे विश्व में जो है वो सूचनाएं आपको धड़ाधड़ मिलेंगी। बिल्कुल ऐसी ही जो
खेल प्रेमियों में जो खुशी की लहर थी वो 2 दिन पहले हमने देखी जब भारत ने मैच जीता था। और ऐसी ही जब अभी ओलंपिक्स शुरू होंगे तो जो खेल प्रेमी लोग हैं उनका उत्साह अभी से बढ़ रहा होगा। फिलहाल हम बता दें आज के दिन यानी 2 जुलाई के दिन विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1924 के पेरिस ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 2 जुलाई के दिन हुई थी और इसीलिए आज की तारीख को चुन लिया गया। पूरे 100 साल बाद, मैं बता दूं आपको चंचल, पूरे 100 साल बाद फिर पेरिस में हो रहा है ये ओलंपिक्स। क्या बात है, और ये तो बड़ी खुशी की बात है। और इसे मनाने का उद्देश्य राजश्री यही रहा कि खेल पत्रकारों को उनके काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दुनिया के लिए एक उदाहरण वो लोगों के सामने पेश कर सकें और उन्हें प्रोत्साहन भी मिल सके। बिल्कुल, घटनाओं का लिखित रूप में वर्णन करने के लिए बहुत सी शैलियों का प्रयोग किया जाता है चंचल, जिन्हें पत्रकारिता शैलियां कहते हैं, जैसे लेख, फीचर रूप वगैरह। और इन्हीं में एक है खेल पत्रकारिता। भाई खेल पत्रकारिता खेल जगत की हलचल को जनता तक पहुंचाने का एक कार्य है और खेल मानव व्यायामी प्रतियोगिता के कई पहलुओं को सम्मिलित करता है। नई पीढ़ी के युवा खेलों में भी आजकल अपना करियर तलाश रहे हैं खेल पत्रकारिता में, तो वही खेल पत्रकारों के लिए भी करियर के नए अवसर यहाँ खुल रहे हैं। और जो खेल से जुड़े हुए लोग होते हैं जब वो एक समय के बाद में, एक अवधि के बाद में रिटायरमेंट लेते हैं वहाँ से, तो वो ख़ास तौर पर इस पेशे से जुड़ जाते हैं और खेल पत्रिका, क्योंकि वो खेलों के बारे में रुचि है, जानकारी रखते हैं, तो उन्हें बड़ा आसान हो जाता है यहाँ आना। वो जिसे कहते हैं कि पुख्ता जानकारी उनको होती है, उनकी कुशलता उनमें होती है। तो भाई आज ये एक पुरस्कृत व्यवसाय भी है जो प्रतिभाशाली और कुशल खेल मीडिया पेशेवर की ज़रूरत भी है। यहाँ कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी की भी मांग होती है। आज इंटरनेट पे भी खेल पत्रकारिता का बहुत जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लोग अपने पसंदीदा खेल या किसी टीम पर विशेष रूप से अपने ब्लॉग लिखते हैं और आज के युग में खेल की दुनिया में भी शांति और भाईचारा को प्रोत्साहन देने के लिए भी उसे उपयोग में जो है वो लाया जाता है। राजश्री, एक बात और बता दें कि जिस तरह से सभी अखबारों में, मैगजीनों में खेल जगत समाचार एक इस तरह से एक कुछ अलग पेज होते हैं या फिर अलग पन्ने होते हैं, उसी तरह मीडिया ग्रुप में भी इसका एक अलग से विभाग होता है। खेलकूद पत्रकारिता की एक विशेष जिम्मेदारी भी है। वो सभी देशों के बीच शांति और सौहार्द भी प्रस्तुत करते हैं। और तो राजश्री, हम बात कर रहे थे विश्व खेल पत्रकारिता के बारे में और हमने बताया भी कि खिलाड़ी जो हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं, वो इस व्यवसाय से बहुत जुड़ते हैं। और जब बात खेलों की आती है तो सीधे खाने पीने से हम इन चीज़ों को जोड़ देते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को बहुत सारा प्रोटीन लेना होता है ताकि वो स्वस्थ रह सकें और उनकी हड्डियां मजबूत रहें और हमेशा वो जीत कर अपने झंडे गाड़ सके। बिल्कुल, पौष्टिक आहार तो हम सबके लिए ज़रूरी है और खिलाड़ियों के लिए तो है ही। भाई देश के गौरव की बात है, देश के सम्मान की बात है ना, लेकिन हम सबके स्वास्थ्य की भी बात है। और देखो ना, झमाझम बारिश होती ही भुट्टा खाने का मन तो हो ही जाता है ना चंचल। रिमझिम बारिश में जब भुट्टा खाने का मन करे तो फिर सिके हुए देशी भुट्टे हों या फिर भाप में पके अमेरिकन कॉर्न, फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि दोनों का अपना ही अलग मज़ा है। स्वाद तो इनका मज़ेदार होता ही है चंचल, सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि भुट्टे में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, सारे ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमें मिल जाते हैं। और भुट्टा खाने से शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी दूर हो जाती है, ऊर्जा भी मिलती है हमें। बिल्कुल, और सबसे पहली बात तो ये है और अहम बात भी ये है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी भुट्टे ज़रूर खिलाने चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। हम सब ने खाए हैं ना बचपन में भुट्टे, हमारे दांत कितने मजबूत हैं। और एक बात है कि आजकल बच्चे इसे खाने से बड़ा कतराते हैं, क्योंकि जब वो भुट्टा खाते हैं तो दांत में उसके कुछ जो चीज़ें फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन उसे सिखाइए, निकाल दीजिए बाद में। जब आपको दांत में वो चीज़ अरसती है तो हम उसे बाद में निकाल ही देते हैं, लेकिन एक छोटी सी उस चीज़ की वजह से आप उस चीज़ को खाना ही बंद कर दें, ये तो गलत है। और अगर खाते हैं तब इस बात का ख्याल रखें कि जब भी भुट्टे खा रहे हैं तो जो भुट्टे खाने के बाद उसका भाग बच जाता है, जिसे हम डंठल भी कह सकते हैं, उसे फेंके नहीं, उसे बीच से तोड़ लें, उसे सूंघें, तो जुकाम में इसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। सच में? ये तो वो कहते हैं दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे, है ना, कि पेट में दर्द नहीं होगा और पानी मत पीना वगैरह वगैरह। और एक श्रोता ने हमें संदेश भेजा है कि भाई बारिश के सीज़न में भुट्टा खाने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। भुट्टे को उबाल कर उसमें मक्खन या फिर अंगारे पर सेक करें, उसमें नींबू, काली मिर्च पाउडर लगाकर खाने का अपना ही मज़ा। ये आपने भी बताया था चंचल। जलते हुए अंगारे पर सिके भुट्टे अभी हर जगह मिलते हैं। स्वीट कॉर्न के नाम पर ये मसाले वाला बनाकर भी मिलता है भुट्टा हमारे वजन
वज़न को कम करता है। नहीं, मेरा तो कभी कम नहीं किया, बढ़ा ही दिया। खून की कमी पूरी करता है, पाचन संबंधी समस्याओं का निवारण भी करता है, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, किडनी में पथरी वाले लोगों को फ़ायदा करता है, हड्डियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और अभी कुछ समय ही ये मिलेगा, इसलिए इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए। और जैसा कि हमारे श्रोता ने लिखा है कि जो किडनी के या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें भी खाना चाहिए, लेकिन इसमें शक्कर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो मधुमेह से पीड़ित लोग यानी कि डायबिटीज़ जिन्हें हैं वो खाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझते हैं कि हमारा जो शरीर क्या कहता है, कौन सी चीज़ हमें सूट करती है या नहीं करती है, उन्हें समझते हुए ही हमें खाना चाहिए। और जैसे देसी नुस्खों की जब बात चलती है तो जो भुट्टे का सूखा हुआ भाग होता है, यानी कि भुट्टा खाने के बाद जो वो डंडी जैसी बच गई है, हाँ। आप इन्हें सुखा लें। जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इनको जलाकर राख बना लें। जिन्हें अस्थमा यानी कि सांस के रोग हैं उसमें बड़ा फ़ायदा करती है ये राख, क्योंकि इसे अगर गुनगुने पानी के साथ फाँका जाए तो जो खांसी है, किसी भी तरह की पुरानी खांसी है, सूखी खांसी है या अस्थमा वाली खांसी है, उसमें बड़ा फ़ायदा मिलता यानी है। इसका पाउडर बना लेना है, हाँ। है ना, जलाकर। बहुत बढ़िया। और आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा तृप्तिदायक, वातकारक, कफ, पित्तनाशक, मधुर और रुचिकर अनाज है। इसकी खासियत ये भी है कि पकाने के बाद इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। बाकी चीज़ों में कहते हैं ना कि उसकी पौष्टिकता कम होती है, लेकिन भुट्टे के साथ उल्टा है। पके हुए भुट्टे में पाया जाने वाला कैरोटीनॉयड विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है और इसका स्वाद तो खैर बढ़ ही जाता है पकाने के बाद, क्योंकि जिन्हें उबले हुए भुट्टे के दाने खाना पसंद है वो ज़रूर इस बात से वाकिफ़ होंगे। और बच्चों के विकास में भुट्टा बड़ा फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें एकदम जो ताज़ा और कच्चा कच्चा सा भुट्टा होता है, जो जिसमें कहते हैं कि दूध निकलता है, उसके दानों को पीस कर एक खाली कांच के जार में भरकर धूप में रख देना चाहिए। और जब से हम धूप में रखेंगे तो जो उसका दूध है वो सूख कर उड़ जाएगा और शीशी में केवल उसका तेल रह जाएगा। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में होगा, फिर भी इस तेल को आप इकट्ठा करें, तो छान कर रख लें। और बच्चों के पैरों पर इस तेल की मालिश करें तो छोटे बच्चों के जो पैर हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। और बच्चे जो भी चलना सीख रहे हैं उनकी खास तौर पर मालिश करनी चाहिए, तो वो जल्दी चलना भी सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक श्रोता ने लिखा है कि भाई भुट्टा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से ब्लड में शुगर का लेवल कम हो सकता है। वज़न को कंट्रोल करने के साथ साथ ये शरीर में आयरन और खून की कमी भी पूरी कर सकता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी भुट्टा काफ़ी मददगार साबित होता है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। इसके अलावा जो भुट्टे के बाल होते हैं ना, जो एकदम सिल्की होते हैं, वो उन्हें भी जो पथरी के रोग हैं वो चिकित्सा में उन बालों का काम लिया जाता है। तो उसके लिए करना क्या होता है कि रात भर भुट्टे का जो सिल्क है यानी कि जो बाल हैं उनको पानी में भिगो कर रखिए और सुबह इसे छान कर पीते हैं तो जो पथरी है उसको उसमें लाभ मिलता है। या फिर इस पानी को आप उबाल लीजिए, जो सिल्क है उसे पानी में उबाल कर एक काढ़े की तरह बना लीजिए, उस तरह भी आप पी सकते हैं। और लीवर के लिए मक्का, जब भुट्टा जो है वो मक्का बन जाता है, इनके सूख जाते हैं वो दाने, तो उसका आटा बनाकर अगर आप उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं, क्योंकि उसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कब्ज़, बवासीर या पेट के जो भी रोग हैं उनकी संभावना बड़ी कम हो जाती है। और भुट्टे के पीले दानों में बहुत सारा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फास्फोरस पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। एनीमिया को भी दूर करने के लिए भुट्टा खाना चाहिए। एनीमिया यानी खून की कमी, क्योंकि इसमें विटामिन बी और फॉलिक एसिड होता है। और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। और हम जब हम बात करते हैं ना, कुछ नुकसान भी इस चीज़ के हो सकते हैं, तो भाई जिनका पाचन पहले से ही ठीक नहीं रहता है उन्हें बिल्कुल भुट्टे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो फिर पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। इससे आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। अब देखो, एक श्रोता ने भी लिख के भेजा है कि भाई ज़्यादा भुट्टा खाने से लूज मोशन का खतरा होता है, इसलिए एक दिन में एक से ज़्यादा भुट्टा ना खाएं और खाने के बाद 1 घंटे तक पानी का सेवन भी ना करें। और अभी आपने कहा था ना कि भुट्टा खाने से मेरा वजन तो कम हुआ नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि जो लोग वजन घटाना चाहते हैं या फिर एक अलग तरह की डाइट ले रहे हैं अपने वजन को कम करने के लिए, वो इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करेंगे तो वजन बढ़ने की समस्या उनको हो सकती है, क्योंकि इसमें कहा था ना मैंने, इसमें कार्ब्स होता है और चीनी की मात्रा भी ज्यादा होती है। हालांकि दिन भर में अगर 20 ग्राम भुट्टे जितना सेवन किया जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन
ज़्यादा खा लिया स्वाद में तो ज़रूर नुकसान हो और जाएगा। भाई दोस्तों, डायबिटीज़ के रोगियों को हर चीज़ की सीमित मात्रा का सेवन करने की सलाह तो दी ही जाती है। हर दिन भुट्टे का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। साथ ही इससे शरीर में सूजन और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है, जो अभी तुमने कहा था कि गैस बन सकती है। कि आपके पास आके हमारा वक्त ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। लगता है अभी तो कितनी बातें करनी थी और अभी तो कितने सारे संदेश शामिल करने थे। बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही होता है जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं और हमें लगता है कि इतना सारा समय तो निकल गया, बातें हुई ही नहीं है। तो अब और हाँ बताओ। बात करते करते अगले विषय की तरफ हम पहुंच चुके हैं, जहां मसालेदार खाना खाने से हमें ज़रूर बचना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चटपटे और मसालेदार पकवान ज़्यादातर सभी को पसंद होते हैं और खूब चटकारे लेकर खाते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा और मसाला वाला जो खाना होता है, लगातार खाएंगे या हर रोज़ खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन रोजाना इस तरह का खाना खाने से लिवर की कई सारी बीमारियां जैसे गैस, जलन, एसिडिटी, बवासीर, दस्त, अनिद्रा, कई बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। और भाई, मिर्च मसालों में कैप्साइन नाम का पदार्थ होता है जो हमारे पेट की परतों को नुकसान पहुंचाता है। और बहुत ज़्यादा जब मसाले खाते हैं ना राजश्री, तो ये हमारे पीएच बैलेंस को भी ख़राब कर देते हैं। सभी के शरीर की प्रकृति या तासीर अलग अलग होती है, तो ज़्यादा मसाले का सेवन करने से शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी होने लगती है इससे, फिर सीने में जलन होती है, गैस होती है, पेट में सूजन भी आने की समस्या हो जाती है। और जो आपने बताया ना कैप्साइसिन जो होता है, ये पेट में एसिड को बढ़ाता जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या ये शरीर में बनने लगती हैं। और इस बीमारी के दौरान पेट में जख्म भी हो जाते हैं और आंतों की बीमारी जैसे कोलाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। और उस पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई, ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें। बात खाने की हो और वो मसालेदार न हो तो कैसे चलेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं जब चटाखेदार खाने की आदत पड़ गई हो। और उन्होंने वो वाली क्या कहते हैं, स्माइली भी भेजी है कि वो सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, ज़रूर खाइए, लेकिन अपनी उम्र और पाचन शक्ति के अनुरूप खाइए। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी है। बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादा तेल और मसालों वाला जो खाना है वो लीवर से जाकर चिपक जाता है और फिर जब हम कहते हैं कि फैटी लीवर की समस्या हो गई है, फिर उससे हमें दो चार होना पड़ता है। और कई बार तो ये खतरा इतना बढ़ जाता है कि लीवर सिरोसिस की समस्या भी हो सकती है, हेपेटाइटिस और पीलिया का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर ज़्यादा मसाले खाएंगे तो कई बार हमारे सुनने वालों को लगा कि हम तो बीमारी की बड़ी लंबी लिस्ट में बता रहे हैं। बिल्कुल, देखो ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई, ज़्यादा मसालेदार भोजन किसी भी उम्र के व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। इससे सबसे बड़ी समस्या गैस और बदहजमी की होती है। शुरुआत में तो इसका असर कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है समस्या बढ़ती जाती है। ज़्यादा मसालेदार भोजन मुंह का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन उतना ही नुकसान पेट के अंदर करता है। और हमारे परिवार में तो मसाले को सीमित मात्रा में ही उपयोग किया जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइनीज़ हो या फिर साउथ इंडियन। लोगों को स्पाइसी चीज़ें ही पसंद आती हैं। इन दिनों बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में मसालेदार फूड खाने का क्रेज़ बढ़ता गया है। लेकिन क्या वो लोग इस बात को जानते हैं कि ज़्यादा तेल और मसालेदार खाना उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और कभी कभी मसालेदार खाना चल जाता है, लेकिन रोज़ाना ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। और आपने लिखकर भेजा है कि भाई, आषाढ़ मास, बारिश का मौसम, इस समय जठराग्नि मंद पड़ जाती है, इसलिए तेल मसाले वाली भारी खाना नहीं खाने चाहिए। ताज़ी, गरम और सुपाच्य खाने को कहते हैं। इस मौसम में मसाले एकदम से वर्जित हैं। अदरक, नींबू का सेवन करना चाहिए। नींबू और खट्टे फल का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि तेल मसाले ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये हमारे हार्मोनल के संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं और इनकी तासीर गर्म होने के कारण ये शरीर के तापमान को सामान्य से अधिक बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से चेहरे पर कील मुहासे हो सकते हैं, नींद में खलल पड़ सकता है और शरीर में सुस्ती और आलस बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाले और तेल होने की वजह से ट्रांस फैट होने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या भी रहती है। ब्लड प्रेशर, फिर दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी तेज़ मसाले वाली चीज़ें नुकसानदेह हैं। इसके अलावा लगातार ये चीज़ें सांस की दुर्गंध भी पैदा करती हैं, मसूड़ों पर सूजन आ सकती है, अपच के कारण धीरे धीरे भूख कम होने लगती है और शरीर में गर्मी बढ़ने से नाक से खून भी आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उचित मात्रा में या फिर कम तेल मसालों का प्रयोग करें और हो सके तो हफ्ते में 1-2 बार उबला हुआ भोजन भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, हम जब बहुत ज़्यादा चीटिंग करके हम बाहर का खाना खाते हैं तो एक दिन हमें ये भी फॉलो करना चाहिए कि हम उबला हुआ और बहुत सेहतमंद खाना खाएं। बिल्कुल। जब चारों तरफ गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, सूरज आग उगलता सा प्रतीत होता है, तब हमें प्रतीक्षा होती है शीतलता देने वाली बरखा की बूंदों की। जहाँ एक तरफ ये प्यासी धरती है, वहीं दूसरी तरफ हमारा तन मन भी प्यासा है। और बिल्कुल जब गर्मी से हम त्रस्त होते हैं और घर से हम बाहर होते हैं, धूप बहुत तेज़ होती है ना, तो कहीं कोई जब एक छोटा सा बादल का टुकड़ा भी आता है, एक काली घटा हमारे ऊपर से गुजरती है, तो बड़े सुकून का आभास होता है। फिर ये बादल जो छांव देते हैं वो चाहे कुछ पल की ही क्यों ना हो। ऐसे ही बहुत सारे काले बादलों का पूरा झुंड जब एक साथ चला आता है, तब उसे हम काली घटा कहते हैं। यही काली घटाएं घनघोर बारिश ले आती हैं अपने साथ। मॉनसून के इन दिनों में जब हम भी आसमान की ओर देखेंगे, वहाँ ज़्यादातर पानी वाले काले बादलों का समूह यानी काली घटाएं नजर आएंगी। और वाकई में जब गर्मी से हम त्रस्त होते हैं तो एक काली घटाएं हमें बड़ा सुकून देती हैं। और इसी बात को अगर हम एक विज्ञान के नज़रिए से देखें राजश्री, तो जो इन दिनों में छाई हुई ये काली घटाएं हैं या बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई है, जब ये होते हैं बादल, तो उनका वज़न या बूंदों का घनत्व एक सीमा से ज़्यादा जब बढ़ने लगता है तो वो बारिश करना शुरू कर देती हैं। चंचल, ये अक्सर बादलों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो कैसी और कितनी बारिश करने वाले हैं। हमें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि इन बादलों में कितना पानी होता है। सोचो, जब वो पानी से लदे होते हैं तो उनका वज़न कितना ज़्यादा हो जाता होगा। इन बादलों में इतना पानी होता है कि ये पूरे शहर को अपने पानी से भर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, कई बार जब हम सुनते हैं कि बादल फटे या बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो शहर के शहर बह जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसी स्थितियों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब काली घटाओं से बरसती हल्की बौछारें होती हैं तो इनमें भीगना हमारे बचपन की यादों को तरोताज़ा कर जाता है। और बरसात में अधिकतर जो झीलें, नदी, तालाब हैं, जब हम देखते हैं कि पानी से ये लबालब हो जाती हैं और पहाड़ियों से जो पानी बहता है वो झरनों का रूप ले लेता है, तो ऐसे दृश्य को जब देखते हैं तो वो भी बड़ा सुकून देने वाला होता है। और ये वो दिन होते हैं जब प्रेमी युगल या मित्र मंडली या हम अपने परिवार और परिजनों के साथ अक्सर पिकनिक पर निकल जाया करते हैं। बिल्कुल। बारिश के बाद की खुशबू बहुत ही शानदार होती है। ये हमारे मूड को खुशनुमा बना देती है। बारिश के शौकीन लोग बारिश के दिनों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें शांति और सुकून मिलता है। काली घटाओं और काले बादलों की बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की बूंदों की आवाज़, हवा में फैली हुई खुशबू, गीली ज़मीन का नज़ारा, ये सब प्रकृति से जुड़ाव का एहसास कराता है। बारिश की बूंदों का एहसास ही कुछ ऐसा होता है जो हमें तनाव मुक्त कर देता है और हमें सुकून, शांति, आनंद, इन सभी चीज़ों का अनुभव हम कर पाते हैं। बारिश की बूंदों का स्वर अपने आप में अविश्वसनीय रूप से एक आरामदायक और आनंददायक ध्वनि है। इस मौसम का सभी लोग आनंद लेते हैं क्योंकि इस मौसम में ताज़ी हवा और बारिश के पानी से वातावरण साफ, सुंदर और मुलायम हो जाता है। बारिश के पानी से पेड़, पौधे और घास बहुत हरे, सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। साथ ही लंबी गर्मी के मौसम के बाद नए पत्ते दिखाई देते हैं। पूरा वातावरण हरा भरा है जो आंखों को राहत देता है। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं इन काली घटाओं से तो अक्सर सबसे रोमांटिक इस मौसम को माना जाता है। और ऐसे में अक्सर घूमने वाली जगहों पर प्रेमी युगल एक साथ घूमते हुए नजर आते हैं। कई जोड़े होते हैं जो बारिश शुरू होने पर बड़े उत्साहित हो जाते हैं और भीगने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। मानसून के मदमाते मौसम में तो उनका प्यार भी बरखा की झड़ी बनकर एक दूसरे पर बरस जाता है। लेकिन वो प्रेमी युगल जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, वो इस मिलन के लिए भी तरसते रहते हैं। कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो गया है। चंचल वर्मा और राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
विविध भारती